Hello everyone, welcome to English Qualifier. This is Dharmendra Naruka and today we are going to discuss once again our unit number 9, that is literary theory. And in this session we will discuss about our new school of criticism, that is known as new criticism. So all my dear student, आज हम न्यू क्रिटिसिज्म की बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने रशियन फॉर्मलिज्म को बड़े अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ समझा था। उसके जितने भी स्कॉलर्स, राइटर्स और पोइट्स थे उनको हमने एक एक कर सिस्टमेटिक ढंग से उनको स्टडी किया। आज सबसे पहले हम न्यू क्रिटिसिज्म को समझेंगे और देन इसके जो मेन स्कॉलर्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उनका डिस्कशन वन बाय वन हम करते चलेंगे। सो विदाउट एनी डिले सेशन की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले समझते हैं कि ये न्यू क्रिटिसिज्म जो है वो किससे रिलेटेड है, कहां का है, तमाम इससे जुड़े हुए फैक्चुअल जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, जहां से क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर बनते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, हैव ए लुक हियर। न्यू क्रिटिसिज्म जो है आपका, सबसे पहले देखना ये क्या है, एंग्लो अमेरिकन वेराइटी ऑफ फॉर्मलिज्म या फॉर्मलिस्ट मूवमेंट। यानी जो रशियन फॉर्मलिज्म हमने पढ़ा था उसका अमेरिकन काउंटर पार्ट है। जैसे रसिया में रशियन फॉर्मलिज्म था, वैसे ही इसके जैसा ही जो अमेरिका में है, दैट इज नॉन एज न्यू क्रिटिसिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ये बनता है कि न्यू क्रिटिसिज्म इंस्पिरेशन कहां से है, तो इंस्पिरेशन जो इनको मिली है वो रशियन फॉर्मलिज्म से मिली है। तो ये फॉर्मलिस्ट मूवमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड है। अब इसके देखो मेन पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। द मूवमेंट डिराइव्ड इट्स नेम। ये जो न्यू क्रिटिसिज्म है ना, इस नाम से एक वर्क था। किसका वर्क था? जॉन क्राउ रेंजम का एक वर्क है, 1941 में आया और उस वर्क का नाम ही क्या है? द न्यू क्रिटिसिज्म उस वर्क का नाम है। तो ये जो टर्म यहां पे यूज हुई है इस स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म के लिए, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द न्यू क्रिटिसिज्म वर्क रिटन बाय जॉन क्राउ रेंजम और दैट वर्क वाज पब्लिश्ड in 1941, but in England it was originated during the 1920 in the work of T.S. Eliot. T.S. Eliot के वर्क के अंदर इसका जिक्र इंग्लैंड में पहली बार हुआ, लेकिन जॉन क्राउ रेंजम तो अमेरिकन पोइट है, ये इंग्लैंड के पोइट है। तो अगर हम बात करें कि इसका नेम टाइटल कहां से लिया गया, तो ये तो न्यू क्रिटिसिज्म जो वर्क है इनका वहां से लिया गया। और वहीं बात करें कि पहली बार जिक्र कहां होता है, तो टीएस इलियट के एक वर्क में इसका जिक्र होता है जो 1920 की बात है। तो ओवरऑल ये तो आपका न्यू क्रिटिसिज्म से संबंधित है। और एक दो बातें न्यू क्रिटिसिज्म से संबंधित देखिएगा जरा। इट एम्फसाइज्ड क्लोज रीडिंग। देखो न्यू क्रिटिसिज्म के जितने भी राइटर्स थे ये किस पर फोकस करते थे? क्लोज रीडिंग पर फोकस करते थे, पर्टिकुलरली ऑफ पोइट्री। और क्लोज रीडिंग किसका? पोइट्री का, टू डिस्कवर। और क्लोज रीडिंग किया क्यों जाता था? टू डिस्कवर हाउ अ वर्क ऑफ लिटरेचर फंक्शनड एज अ सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ रेफरेंशियल एस्थेटिक ऑब्जेक्ट। यानी जब तक आप उसको क्लोज रीडिंग उसकी नहीं करोगे तब तक आपको उसका मीनिंग एक्चुअल नहीं समझ में आएगा। कैनोटेशन मीनिंग को समझने के लिए, क्योंकि जो मीनिंग होता है ना, द मीनिंग इज टेक्स्ट इटसेल्फ। जो मीनिंग जो होता था ना वो टेक्स्ट के अंदर ही होता था। इसीलिए आपको क्या करने की जरूरत थी? क्लोज रीडिंग करने की जरूरत थी। आपको उसकी जो एस्थेटिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्लोज रीडिंग। द क्वेश्चन माइट बी डिजाइन्ड फ्रॉम हियर कि ये किस चीज पर फोकस करता है? पोइट्री के क्लोज रीडिंग पर फोकस करता है। और क्लोज रीडिंग कैनोटेशन इंप्लाइड मीनिंग को बताती है, लिटरल मीनिंग के अलावा। अब इसमें सबसे पहले पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं वो आई.ए. रिचर्ड्स को पढ़ेंगे। ठीक है, किसको पढ़ेंगे हम? आई.ए. रिचर्ड्स को। तो रिचर्ड्स का ये तो टाइमिंग हो गया 1893 टू 1979। इंग्लिश एजुकेटर है, क्रिटिक भी है, पोइट भी है, रेटोरिशियन भी है। और इनके जो वर्क हैं उसने क्रिटिसिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म को एक फाउंडेशन प्रोवाइड करवाया। तो इन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किसके लिए किया हुआ है?
न्यू क्रिटिसिज्म के लिए। इनके कुछ एक वर्क जो बड़े पॉपुलर रहे, जरा देखिएगा। पहला वर्क है द मीनिंग ऑफ मीनिंग, और ये किसके साथ लिखा है इन्होंने? सीके ऑस्डन और आई ए रिचर्ड्स का एक कोलैब है, 1923 में आया, पहला वर्क हो गया ये। दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, 1924 में आता है। थर्ड वर्क है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, दैट वाज 1929, और द फिलोसफी ऑफ रेटोरिक 1936। तो ये आपके 4 वर्क्स हैं दैट वाज रिटन बाय आई ए रिचर्ड्स, और पूरा सिक्वेंशियल और क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में लिखे हुए हैं। पहले ये आया 23, 24, 29 और 36। तो एग्जैक्टली आपको जैसा मैं यहां बता रहा हूं वैसे ही आपको इनको याद रखना है, क्योंकि मॉडर्न जो पैटर्न है वो कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और मैच द फॉलोइंग सीक्वेंस वाले जो होते हैं उनका बड़ा बोलबाला रहा है पिछले 1-2 एग्जाम से। ठीक है, तो आप इन दोनों चीजों को ध्यान रखो। उनके जो वर्क्स थे वो न्यू क्रिटिसिज्म में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं, एक फाउंडेशन वो बनाते हैं। इसके बाद देखिएगा सेकंड जो पॉइंट है, ये तो हमारे पहले पॉइंट हो गए, है ना। मेन चीजें सारी याद रखनी है। आज इस वीडियो में पूरे न्यू क्रिटिसिज्म को हम कवर करेंगे। सेकंड जो है काफी पॉपुलर है, ये जॉन क्राउ रेंजम, 1880 टू 1974, ये इनका टाइमिंग हो गया। अमेरिकन एजुकेटर हैं, स्कॉलर हैं, क्रिटिक हैं, पोइट हैं और एसेसिस्ट हैं। ही इज कंसिडर्ड टू बी अ फाउंडर ऑफ द न्यू क्रिटिसिज्म, है ना। इनको न्यू क्रिटिसिज्म का फाउंडर माना जाता है। जितने भी फाउंडर्स हैं उनमें से एक फाउंडर इनको माना जाता है ना। तो फाउंडर की कैटेगरी अगर पूछी जाए तो ये उसमें इंक्लूड होते हैं, क्योंकि इनके वर्क से ही इसका नाम लिया गया है। अच्छा, ये फर्स्ट एडिटर भी हैं और फाउंडर भी हैं किसके? एक मैगजीन है कैनियन रिव्यू, और ये कब से कब तक रहे? 1939 से लेकर 1959 तक ये वहां पर एज एन एडिटर इन्होंने काम किया। और फाउंड कब किया इसको? 1939 में। तो कैनियन रिव्यू किससे रिलेटेड है? जॉन क्राउ रेंजम से रिलेटेड है। इनके वर्क्स की अगर बात करें तो पहला वर्क है द वर्ल्ड्स बॉडी 1988 में, ठीक है, और द न्यू क्रिटिसिज्म है 1949 में, और गॉड विदाउट थंडर 1930 आर्टिकल। और यही वो वर्क है जहां से जो नाम है वो डिराइव किया गया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, पॉइंट टू बी नोटेड। सेकंड नंबर का जो वर्क है वो काफी ज्यादा जरूरी है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई। इसके बाद इसमें ये चीज और देख लीजिएगा, रेंजम एडिटेड, यानी जॉन क्राउ रेंजम ने फ्यूजिटिव एक पोइट्री मैगजीन है, इसको एडिट भी किया था, उसके एडिटर भी ये रहे थे। और इनके अलावा इसमें एलन टेट, रॉबर्ट पेन, वॉरेन डोनाल्ड डेविडसन, ये लोग भी इसमें एडिटर के रूप में इन्होंने काम किया। तो फ्यूजिटिव से भी कहीं ना कहीं जॉन क्राउ रेंजम रिलेटेड है। और कब से कब तक? 1922 से लेके 25 तक ये आप ध्यान रखना उसके एडिटर रहे। और यहां जो है ये जो हमने अभी देखा था ये इनके फर्स्ट एडिटर हैं। और ये एक्चुअल में इस पूरे रिव्यू का ईयर है ना, ये ध्यान रखना। ये जो आपका मैगजीन है ना, ये 39 में फाउंड होता है और 59 तक चलता है, इसका ध्यान रखना है आपको। और इसमें ये 3 साल ही रहे जो द फ्यूजिटिव है इसके अंदर। इसके बाद नंबर 3 पे आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज विलियम के विमसेट। काफी नाम है इनका, है ना। और 1907 टू 1915 ये इनका टाइमिंग है। ये इनका क्या है माय डियर? टाइमिंग है। देखिएगा, अमेरिकन थियरिस्ट हैं, क्रिटिक हैं, और इन्हीं के साथ एक और पॉइंट है, 2 हैं, तो ये 4 नंबर पे हो गया, है ना। मुनरो सी बियर्डस्ले इन 1915 टू 1985, ये भी अमेरिकन फिलोसफर हैं, किसके? आर्ट फिलोसफर हैं। इन दोनों ने मिलकर 2 फॉलिसीज बनाई। एक तो थी इंटेंशनल फॉलिसी 1946 में, और एक थी इफेक्टिव पॉलिसी 1949 में, है ना। ये ध्यान रखना, इनका ये कोलैबोरेशन था। दोनों ने मिलकर 2 पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया, इंटेंशनल पॉलिसी और इफेक्टिव पॉलिसी। और हां, अगर हम बात करें विलियम के विमसेट की, तो इनका ये वर्क बड़ा पॉपुलर है, द वर्बल आइकन, दैट वाज पब्लिश्ड इन
1954। लेकिन क्वेश्चन जो बनने के चांसेस हैं वो यहां से ज्यादा हैं कि इनके द्वारा दो पॉलिसीज हैं, वो कौन कौन सी है। तो फर्स्ट है इंटेंशनल पॉलिसी, सेकंड इज द इफेक्टिव पॉलिसी, 1946 एंड 1949। और ये दोनों जो वर्क है ये कंबाइन वर्क है, कोलैब है दोनों का, विलियम के विमसेट का और मनरो सी बियर्ड्सले का। सारा कुछ मैंने बता दिया है, कब कहां का है, कौन कहां से रिलेट करता है, ईच एंड एवरी पॉइंट, है ना। हम यहां इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो हमारे पास है, फोर्थ के बाद हमारे पास फिफ्थ राइटर इसके हैं, दैट इज क्लिंथ ब्रूक्स। कौन है? क्लिंथ ब्रूक्स है। ये इनका टाइमिंग है 1906 टू 1994। अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक है। इनके वर्क्स की अगर हम बात करें तो देखो, द वेल रॉट अर्न, ठीक है, स्टडीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ पोइट्री 1974, ये इसका सब टाइटल है, मेन टाइटल ये रहा, है ना। कई बार क्या होता है, किसी का टाइटल किसी का सब टाइटल, कई बार सब टाइटल ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। तो जिन चीजों में हमको याद रहे, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ पोइट्री है, तो ये जरूर ध्यान रखना है, स्टडीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ पोइट्री 1974, तो सब टाइटल भी कई बार पॉपुलर हो जाता है। मॉडर्न पोइट्री एंड द ट्रेडिशन 1939। इसके अलावा इन्होंने दो चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया, एक तो एम्बिग्यूटी पर और पैराडॉक्स पर, क्योंकि ये दो ऐसे फिगरेटिव चीजें हैं जो पोइट्री को समझने में बड़ा इनका अहम रोल है। क्योंकि अगर ये दोनों नहीं होंगी तो एस्थेटिक वैल्यू जो पोइट्री की है वो कम हो जाएगी। तो फिगरेटिव चीजें, जैसे हम एम्पसन के बारे में पढ़ेंगे तो उन्होंने 7 एम्बिग्यूटीज के बारे में बताया है, तो इन्होंने भी बताया है कि भाई जो एम्बिग्यूटी है और पैराडॉक्स है ना, ये पोइट्री को समझने के लिए बड़ा जरूरी है। तो फिफ्थ नंबर के हो गए क्लिंथ ब्रूक्स। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 6 पे ना, नंबर 6 पे है हमारे पास विलियम एम्पसन। कौन है? विलियम एम्पसन है, 1906 टू लेकर 1984, ये इनका टाइमिंग है। लिटरेरी क्रिटिक और पॉइट हैं, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये I.A. रिचर्ड्स, जिसकी चर्चा सबसे पहले हमने की थी, जिनके आधार पर जो न्यू क्रिटिसिज्म है उसका एक तरीके से फॉर्मेशन हुआ है, उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, उनके स्टूडेंट हैं ये। और इनका एक बड़ा पॉपुलर वर्क है, दैट इज 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी, ये 1930 में आया है। इसमें इन्होंने 7 टाइप्स बताए हैं एम्बिग्विटी की। जब हम विलियम एम्पसन की कभी चर्चा करेंगे तो हम उन 7 टाइप्स को भी डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पॉइंट हैं, स्कॉलर हैं, नंबर हो गया कितना, यहां तक 5th हो गए, ये 6 हो गए थे। और 7 नंबर पे आते हैं हमारे पास रॉबर्ट पेन वॉरेन। रॉबर्ट पेन वॉरेन, देखिएगा डियर, 1905 टू 1989, ये तो इनका पीरियड हो गया भाई। और अमेरिकन पॉइट हैं, क्रिटिक हैं, नॉवेलिस्ट हैं। और ही फाउंडेड द साउथर्न रिव्यू विद क्लिंथ ब्रूक्स इन 1935। इन्होंने एक मैगजीन का फाउंडेशन रखा, लेकिन किसके साथ? क्लिंथ ब्रूक्स के साथ, जिनकी चर्चा अभी हमने क्लिंथ ब्रूक की चर्चा की थी, जो बात कर रहे थे एम्बिग्यूटी और पैराडॉक्स की, ठीक है। और इनके दो बड़े इंपॉर्टेंट वर्क्स थे। तो इनके साथ मिलकर इन्होंने साउथर्न रिव्यू की क्या की है, इन्होंने फाउंडेशन रखा है। और इनको ध्यान रखना, पुलित्जर प्राइज मिला है नोवेल और पोइट्री दोनों के लिए 1958 में और 1979 में। तो ये पहले व्यक्ति थे जिनको पोइट्री और नोवेल दोनों के लिए क्या दिया गया है, पुलित्जर प्राइज दिया गया है 1958 में और 1979 में। ओनली पर्सन हु गॉट इट फॉर बोथ पोइट्री एंड फिक्शन, है ना। पोइट्री और नोवेल किस में आ जाएगा? फिक्शन में। इन दोनों के लिए अगर कोई किसी व्यक्ति को पहली बार मिला तो वो आपके कौन थे भाई? वो थे रॉबर्ट पेन वॉरेन। एंड वर्क्स की बात करें तो इनके 2 वर्क्स बड़े पॉपुलर रहे। देखो, ऑल द किंग्स मैन 1946 में, इसके लिए इनको पुलित्जर प्राइज कब मिला है? 1947 में, है ना, 1947। 1 मिनट। और अंडरस्टैंडिंग पोइट्री, अच्छा 46 में आया है, तो यहां हम थोड़ा सा यहां चेंज करेंगे, रुको 1 मिनट, यहां हम थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे क्योंकि यहां डेट्स मुझे लगता है गलत लिखी हुई है ना। 1947 ये
है ना, 1947। और 1979, ठीक है ना, 1979। ये जरा देखिएगा आप लोग, इसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं भाई, ठीक है ना। नहीं नहीं, ये थोड़ा सा ठीक है, इसमें मैं बताता हूं आपको। पोइट्री के लिए इनको 2 बार मिल गया है ना, पोइट्री के लिए इनको 2 बार मिला है, मैं बता देता हूँ। एक तो ये तो 90, ये इसमें, यहाँ हम इस डेट को हटा देते हैं और इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं ना। इनमें इनको पुलित्जर प्राइज जो मिला है ना, वो दोनों के लिए मिला है। अब मैं आपको बता दूं, देखो यहीं हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। यहीं इनको जो नोवेल है उसके लिए तो मिला है 1947 में, और जो पोइट्री है उसके लिए मिला है 1958 में और 1979 में, ठीक है ना। इस तरीके की ये डेट्स हैं, तो वो सही लिखा हुआ था, ठीक है ना। चलो कोई नहीं। और अंडरस्टैंडिंग पोइट्री है ना, ये एंथोलॉजी है, और इसमें इन दोनों का जॉइंट वर्क है, ये रॉबर्ट पेन वॉरेन का और क्लिंट ब्रुक्स, इन दोनों का क्या है, ये जॉइंट वर्क है। तो ऑल द किंग्स में 1947 में, इसके लिए पुलित्जर प्राइज 1947 में मिल गया था। ओनली पर्सन, उन्होंने पोइट्री और फिक्शन दोनों के लिए उनको पुलित्जर प्राइज से अवार्ड दिया गया, उनको अवार्डेड किया गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पॉइंट हैं, शायद 7 तक हो गया था, 8 नंबर के पॉइंट हैं, 8 नंबर के पॉइंट हैं, दैट इज एलन टेट, ठीक है। एलन टेट है 1899 टू 1979, ये इनका टाइमिंग है पूरा की पूरा। अमेरिकन पॉइंट है, ठीक है, अमेरिकन पॉइंट है। इसके अलावा पॉइंट लॉरेट ये कब से कब तक रहे, ये भी देख लीजिएगा आप लोग। ये पॉइंट लॉरेट रहे हैं 1943 से लेकर 44 तक। इनके वर्क की अगर हम बात करें तो ओड टू द कॉन्फेडरेट डेड 1928 में आया, जो क्या है, एक पोइम है। और इन्होंने जिस एडिट किया है जिस मैगजीन को, वो है स्वेनी रिव्यू, क्या है, स्वेनी रिव्यू है। तो एलन टेट के बारे में भी कई बार जिक्र आपको मिल जाएगा, जैसे वो हमने मैगजीन था ना, फ्यूजिटिव से रिलेटेड भी है ये भी फ्यूजिटिव से रिलेटेड है। द फ्यूजिटिव जो मैगजीन है ना, उससे भी ये रिलेट करते हैं, कौन, एलन टेट। सो हमारे पास 8 जो स्कॉलर्स हैं वो इसमें हैं, 8 स्कॉलर्स का आपको ध्यान रखना है। न्यू क्रिटिसिज्म इससे बाहर कुछ भी नहीं है, सारा जो न्यू क्रिटिसिज्म का है वो मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है। क्लियर है भाई। तो देखो मैं एक बार वापस आपका रिवीजन करवा देता हूं यहाँ पे, फटाफट चीजें आई होप आपको समझ में आ जाएंगी। न्यू क्रिटिसिज्म जो है वो क्या है, फॉर्मलिज्म का अमेरिकन वर्जन है। इसका नेम कहां से आया है, जॉन क्राउ रेंजम का बुक है न्यू क्रिटिसिज्म, वहां से। और पहली बार इंग्लैंड में टीएस इलियट के वर्क में देखा गया। ये क्लोज रीडिंग पर फोकस करता है पोइट्री के, ठीक है ना। 1 मिनट। चलो आगे देखो। 10 आइए रिचर्ड्स की बात की, तो ये टाइमिंग हो गया, और इन्होंने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है न्यू क्रिटिसिज्म के लिए। और इनके 4 इंपोर्टेंट वर्क हैं, मीनिंग ऑफ मीनिंग, और ये एक जॉइंट वर्क है सीके ऑजडन और आइए रिचर्ड्स का, 1923 में आया। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 में, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में, और साइकोलॉजी फिलोसफी ऑफ रेटोरिक 1936 में। देन हमारे नेक्स्ट थे जॉन क्राउ रेंजम, तो इनको फाउंडर माना जाता है किसका, न्यू क्रिटिसिज्म का। अब फाउंडर काफी सारे थे, उनमें से एक ये फर्स्ट एडिटर थे और फाउंडर भी थे कैनियन रिव्यू का, जो 1939 से लेकर 1959 तक चला। इसके अलावा इनके वर्क्स हैं वर्ल्ड्स बॉडी 1988, न्यू क्रिटिसिज्म 1949, इंपोर्टेंट वर्क है ये, और गॉड विदाउट थंडर, ये भी एक आर्टिकल था 1930 में। इसके बाद इन्होंने एक
मैगजीन को और एडिट किया, जिस मैगजीन का नाम क्या है, फ्यूजिटिव है, पोइट्री मैगजीन है। इनके अलावा इसमें एलन टेट, रॉबर्ट पेन वॉरेन और डोनाल्ड डेविडसन जैसे लोग भी रहे। उसके बाद विलियम के विमसेट और मोनरो सी बियर्डस्ले के 2 फॉलेसीज पर हम फोकस करेंगे, इंटेंशनल फॉलेसी और इफेक्टिव फॉलेसी। इनका वर्क है द वर्बल आइकन 1954, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लिंट ब्रुक का ध्यान रखना है, इनके ये 2 तो वर्क हैं, द वेल रॉट अर्न और मॉडर्न पोइट्री एंड द ट्रेडिशन। और इन्होंने किस पर फोकस किया है, एम्बिग्विटी और पैराडॉक्स, और कहा है कि इससे पोइट्री को अंडरस्टैंड किया जाता है। ठीक है, ये वर्क की डेट है 1939। इसके बाद विलियम एम्सन है जो IR रिचर्ड्स के कोने स्टूडेंट हैं, और इनका ये वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी। देन रॉबर्ट पेन वॉरेन है, अमेरिकन पोइट हैं, क्रिटिक हैं, नोवेलिस्ट हैं। इन्होंने साउथर्न रिव्यू को फाउंड किया क्लिंट ब्रुक के साथ 1935 में। इनको पुलित्जर प्राइज मिलता है नोवेल और पोइट्री के लिए, नोवेल के लिए 47 में और पोइट्री के लिए 58 और 79 में मिल जाता है। पहले व्यक्ति थे जिनको दोनों के लिए क्या मिला, पोइट्री और फिक्शन के लिए इनको पुलित्जर प्राइज मिला। ऑल द किंग्स मैन इसके लिए 1947 में, अंडरस्टैंडिंग पोइट्री 1938 में, एंथोलॉजी है रॉबर्ट पेन वॉरेन क्लिंट ब्रुक्स, दोनों ने इसमें काम किया हुआ है। देन एलन टेट है, एलन टेट जो 80, ये इनका टाइमिंग हो गया। द फ्यूजिटिव को भी इन्होंने एडिट किया, अमेरिकन पोइट है, और इनकी एक पोइम है ओड टू द कन्फेडरेट डेड 1928, ये भी न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेट करते रहे। स्विनी रिव्यू के नाम से इसको जाना जाता है, जो इन्होंने एडिट किया था, है उसको स्विनी रिव्यू के नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में हमने न्यू क्रिटिसिज्म को कंप्लीटली देख लिया है ना, और इसके जितने भी मेन राइटर्स थे उनको इन शॉर्ट मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है। इसके पहले हम रशियन फॉर्मलिज्म को कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, तो अगर कंप्लीटली समझना है तो इससे पहले इसके 3 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं लिटरेरी थियरी के, तो वो भी आप लोग एक बार देख लें ताकि चीजें आप लोगों को कंप्लीटली क्लियर हो जाएंगी, है ना। और इसके अलावा हमने कल्चरल स्टडीज को भी पूरा पढ़ाया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम क्रिटिसिज्म को भी कंप्लीट करने वाले हैं। धीरे धीरे करके वीडियोज आप लोगों के लिए, है ना, कंसिस्टेंटली आती रहेंगी। आप लोगों का काम ये है कि सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और उन बच्चों तक पहुंचाओ जिनको इसकी नीड है। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।